हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो इससे पिछला पार्ट वीडियो हो चुका है। इससे पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन में झाँक लें या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लें 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 बाय गौतम सर या फिर 9th बायोलॉजी चैप्टर 3, तो मैं दिख ही जाऊँगा कहीं ना कहीं। तो आज चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा फंडामेंटल चीज़ों को समझा था, कैसे पुराने ज़माने में हम लोगों ने जीव को बांटते आया था, कभी स्थान के आधार पे, कभी आवास के आधार पे, कभी कोशिका के आधार पे, कभी यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक के आधार पे। फाइनली उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारा चीज़ देखा था कि द्विजगत सिद्धांत, पंचजगत सिद्धांत, है ना, आर हिप्टेकर साहब के द्वारा दिया गया था पंचजगत का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग आते आते वीडियो समाप्त हो गया था, तो उसी से चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये जो आप नाम देखते हैं साइंटिफिक नेम, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। तो देखिए, नामकरण प्रणाली जो हुआ था इसका भी स्टार्ट कैरोलस लिनियस नहीं किया था, ठीक है। ये याद रखिए, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा इससे काम पड़ जाता है। तो द्विपद नाम प्रणाली जो होता है, इसमें एक वर्ड आया है द्विपद। द्विपद मतलब जो नामकरण जितना भी जीवों का होता है वो दो पदों में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, उसको आप समझिएगा। उसमें दो पद जो होता है, दोनों पद अलगे अलगे टाइप का होता है। जैसे इसमें हम लोग वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो पद होगा। जैसे आपका ही नाम फलाना कुमार है ना जी, दो पद है ना। इसी तरह से जीव जंतुओं के नाम में भी, साइंटिफिक नाम में दो पद रखा गया है। किनके द्वारा? कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा। इसीलिए द्विपद पद्धति के बारे में भी कोई पूछे ना तो इन्हीं का नाम आपको बताना है। इन्होंने वैज्ञानिक नाम इस दो ढंग पे रखा था। पहला तो नाम वंश का लिखा जाएगा और दूसरा नाम जाति का लिखा जाएगा। जैसे क्या हम बात करते हैं, मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या होता है? होमोसेपियन होता है। आप लोग जानते ही होंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमोसेपियन होता है। ऐसे जाके नहीं बोला अरे कैसन इंसान है यार तुम, अब ऐसे बोलना अरे कैसन होमोसेपियन है यार तुम, है ना। तो होमोसेपियन ना वैज्ञानिक नाम है हम ही लोगों का। जैसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं ना, क्या कहते हैं, आग है, संस्कृत में उसको अग्नि कहा जाता है, इंग्लिश में उसको फायर कहा जाता है। उसी तरह से साइंटिफिक वर्ड में ना इंसान को मनुष्य नहीं कह के हम लोग क्या कहते हैं? होमोसेपियन कहते हैं। और थोड़ा सा अब एक आध नाम तो और खतरनाक आएगा इसमें। देखिए, होमो वर्ड जो है, ये होमो वर्ड है वंश का। अब जितना भी इंसान टाइप कैटेगरी होगा सबके आगे में होमो लगेगा, क्योंकि सबका वंशज इंसान ही होगा। शेपियन मतलब उसका जाति हो गया। जैसे हम लोग मनुष्य जाति के हैं, इसीलिए होमोशेपियन लिखाया है मनुष्य के लिए, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप मेढक को पहचानते हैं ना। मेढक वो जो छोटा सा होता है, उछलता कूदता है, पहचानते ही होंगे यार, हम समझ रहे हैं। उसका साइंटिफिक नाम देखिए कितना अच्छा है, राना टिग्रीना। क्या बात है, आप बोलेंगे अरे राना टिग्रीना, जरा इधर आना। राना टिग्रीना बेंगवा का नाम है। सोचो ना, मेढक का इतना खतरनाक सा नाम दिया है राना साहब। अब बोला अरे वो राना साहब, जरा इधर आना साहब, ठीक है ना। राना टिग्रीना किसका नाम है? मेढक का साइंटिफिक नेम है। उसी के बाद थोड़ा सा और चलते हैं। वो जो इंडियन गाय होता है उसका नाम बॉस इंडिकस होता है, ठीक है ना। ये गाय के लिए है, ठीक है, ये मेढक के लिए है। आप लोग याद रखिए, कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है ये साइंटिफिक नेम के बारे में। बॉस बुवेलिस भैंस का नाम है ना। और ये जो पाइनस सेटिवम है, तो बोलिए सर सबको जीवे का लिख रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे का, मतलब सब जंतुए का लिख रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे का लिखे। ये जो मटर होता है ना, मटर का साइंटिफिक नाम है। ये एक बार पूछा गया किसी एग्जाम में, शायद ओलंपियाड में ही पूछा गया है। पाइनस सेटिवम जो है ये किसका नाम है? मटर का साइंटिफिक नाम है। अब इसमें हम लोगों ने देखा नाम दो सेक्शन में बटा हुआ, फलाना कुमार, है ना। इसी तरह से होमोसेपियन, राना टिग्रीना, बॉस इंडिकस, बॉस बुवेलिस। अब देखिए, गाय भैंस दोनों एक ही वंशज के लोग हैं, इसीलिए दोनों के वंशज में बॉस वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी बॉस इसके वंशज का नाम है, बॉस लोग बनता भी है। अब इंडिकस है जाति का नाम, गाय के लिए इंडिकस लिखा जाता है, भैंस के लिए बुवेलिस लिखा जाता है, ठीक है ना। और पाइनस है मटर के वंशज का नाम, और ये जो सेटिवम है ये इसके जाति का नाम होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा द्विपद नाम प्रणाली का शुरुआत कैरोलस लिनियस साहब ने किया था, और किस प्रकार से आज भी साइंटिफिक नाम उन्हीं के हिसाब से लिखा जाता है। साइंटिफिक नाम का पहला भाग वंश का होता है, दूसरा भाग जाति का होता है, ये आपको याद रखना है। तो उस सेक्शन का काम हमारा खत्म हो चुका है। चलिए अब आते हैं ओरिजिनल अपने वाले सेक्शन पे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था आर हिप्टेकर साहब के द्वारा, अब उसको वही टेकर कहो, हिब टेकर कहो, जैसा लिखा हुआ है ना, उनके अनुसार, आर हिप्टेकर साहब के अनुसार क्या कहा गया है? उनके अनुसार कहा गया है कि जीवों को ना 5 जगत में बांटा गया है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया, है ना, एनिमिलिया। तो अब इस पांचों प्रणाली के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, फिर बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है। तो मोनेरा प्रोटिस्टा तो एक ही बार में हमारा हो जाएगा खत्म, फंजाई तक, लेकिन प्लांटी का बहुत लंबा पार्ट जाएगा, और मेमेलिया या फिर एनिमिलिया कहिए इसको, एनिमिलिया का बहुत लंबा पार्ट जाएगा। हम लोगों को
हमको मुख्य रूप से इन्हीं दोनों के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इसका सारा का सारा प्रजाति ही देख लेना और इसका भी, और बाकी ये दोनों छोटा छोटा सा पार्ट है, तीनों ये तीनों का तीनों। चलिए देखते हैं। तो उस समय जो जीवधारी को बांटा गया था शुरू में, उस समय दो भागों में वर्गीकृत किया गया। कुछ को प्रोकैरियोटिक बोला गया, कुछ को यूकैरियोटिक बोला गया। क्या होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक वीडियो 2 मिनट का ऐड करके, ठीक है। वैसे भी आप लोग 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 पढ़े होंगे कोशिका वाला, तो उसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बहुत बढ़िया से हमने समझाया था। अब यहाँ आते हैं, जीवधारियों को 2 भाग में जो बांटा गया, एक है प्रोकैरियोटिक के हिसाब से, दूसरा यूकैरियोटिक के हिसाब से। और ये जो मोनेरा वाला जगत है ना, पहला जगत, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है। अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी मोनेरा के बारे में बहुत चीज़ पढ़ना है, बस अभी समझो कि कौन यूकैरियोटिक क्यों 5 भाग में बांटने का जरूरी पड़ गया था, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोगों ने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में बांटा। प्रोकैरियोटिक में हमने मोनेरा को रखा था। जब यूकैरियोटिक में पहुंचे तो हमें क्या पता चला, यूकैरियोटिक में कुछ एक कोशिकीय हैं, कुछ बहुकोशिकीय हैं। अब क्योंकि बताया था मैंने, यूकैरियोटिक ज़्यादातर कोशिका बहुकोशिकीय होता है, कुछ कोशिका एक कोशिकीय होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक का जो एक कोशिकीय भाग है, बहुकोशिकीय भाग है, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है किताब के हिसाब से। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यूकैरियोटिक को जब मैंने एक कोशिकीय भाग में बांटा है तो उसमें प्रोटिस्टा जगत आएगा। यानी प्रोटिस्टा वह जगत है जो है तो यूकैरियोटिक लेकिन एक ही कोशिका से बना हुआ है। और इसके बाद बहुकोशिकीय पे जैसे आए तो हमारा दिमाग खटका। बहुकोशिकीय में कुछ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ तो वैसे हैं जिसमें कोशिका भित्ति है, और कुछ वैसे देख रहे हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, सबसे ऊपर में कोशिका झिल्ली है। फिर परेशान, फिर हम लोगों ने इसको सजाया। तो कुछ को हम लोग कोशिका भित्ति के हिसाब से बांटेंगे, कुछ को बिना कोशिका भित्ति के हिसाब से बांटेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से भी 2 एरो निकाला है। पहला तो हमारा कोशिका भित्ति वाले हैं, यानी कोशिका भित्ति सहित इसको बोल सकते हैं, और दूसरा है कोशिका भित्ति रहित। रहित मतलब नहीं होना होता है, सहित मतलब होना होता है, ठीक है ना। जैसे कोशिका भित्ति सहित मतलब कोशिका भित्ति वाला, कोशिका भित्ति रहित मतलब बिना कोशिका भित्ति वाला, ठीक है। मैंने पहले भी इस चीज़ को समझाया था। चलिए, तो हमारा ये जो बहुकोश के 2 भागों में बटा, कुछ में कोशिका भित्ति होगा, कुछ में नहीं होगा। तो चलिए नहीं होने वाले को फिलहाल छोड़ते हैं, होने वाले पे आते हैं। अब कोशिका भित्ति जो था उसमें भी कुछ और भी विविधताएँ थी, तो हमने जब उसको भी गौर से देखा तो कुछ उसमें वैसे थे, खास करके कोशिका भित्ति वाला जो है ना, एक तरह से बोल सकते हैं प्लांटी टाइप का हो गया है, क्योंकि पादप कोशिका के ऊपर में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब हम लोग इसमें क्या देखें, कुछ वैसे कोशिका भित्ति वाले जीव थे जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। फिर सोचा अरे दोनों को एक में डालेंगे तो चटनी हो जाएगा, खिचड़ी कहते हैं, चलिए जो भी हो जाए। हम लोग क्या किए, फिर उसको भी बांटे, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा उसको अलग, जो नहीं करेगा उसको अलग। तो देखिए मैंने कोशिका भित्ति को फिर से 2 भाग में बांटा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला, प्रकाश संश्लेषण करने वाला। प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले में फंजाई आता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, फंगस कहते हैं ना, रोटी ब्रेड वगैरह पे लग जाता है, वाइट कलर का है ना। अभी मैं सारे का पिक्चर भी इसको सब पिक्चर भी दिखाते चलूँगा साथ में। चलिए, और जो कोशिका भित्ति वाला है लेकिन प्रकाश संश्लेषण कर रहा है वो हमारा प्लांटी होगा। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और कुछ वैसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो बिना प्रकाश संश्लेषण के भी भोजन कर देते हैं, जैसे तुम्हारा फंजाई हो गया। मशरूम का एग्जाम्पल देखे हो ना, मशरूम कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। सर क्यों? वाइट कलर का होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। अरे वो तो है ही, लेकिन वो मृतजीवी है ना, स्पाइरोफाइटा है वो। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कोशिका भित्ति वाले में देखें प्रकाश संश्लेषण नहीं वाला फंजाई होगा और होने वाला प्लांटी होगा। फिर मैंने उसको छोड़ के रखा था कि वो क्या होगा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है वो हमारा जंतु कोशिका में आ जाएगा, यानी एनिमेलिया में आ जाएगा, एनिमल वाले में, और उसमें हम लोग शामिल हैं। अबे बहुत लोग हैं, हम ही लोग नहीं हैं। पिल्लू से लेके सांप, बिच्छू से लेके मगरमच्छ, और हम लोगों से लेके आप लोगों तक सब कोई शामिल है उसमें। तो चलिए इस जंग को जीतते हैं। यहाँ से ना बड़ी लंबी चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। चढ़ाई मतलब पढ़ाई, समझ रहे हो ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ना थोड़ा सा आपको देखिए समझना तो पड़ेगा, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अब छोटा छोटा एनसीईआरटी के हिसाब से बताते निकल जाऊंगा तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगा, बोलो सर समझ में नहीं आया। आप बस चीज़ों को सही समझना। फिर से बता देता हूँ, हमने जीवधारियों को पहले 2 भाग में बांटा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के आधार पर। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा को रखा था, यूकैरियोटिक पे जब आए तो हमारा दिमाग खटका। यूकैरियोटिक में तो कुछ एक कोशिकीय कुछ बहुकोशिकीय, तो एक कोशिकीय वाले को हम लोगों ने प्रोटिस्टा के लिए रखा। बहुकोशिकीय में जब पहुंचे तो देखे कुछ बहुकोशिकीय ऐसे हैं जिसमें कोशिका भित्ति है, कुछ में नहीं है। तो कोशिका भित्ति वाले में जब आए तो हमें पता चला कोशिका भित्ति नहीं वाले में तो मेमिलिया हो गया, मतलब एनिमिलिया हो गया, जीवधारी जंतु वाला हो गया। लेकिन कोशिका भित्ति वाले में हम लोगों ने क्या देखा, कुछ है प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जो कर रहा है उसमें प्लांटी रख दिए, जो नहीं कर रहा था उसमें हम लोग फंजाई को रख दिए। यही था पूरा हमारा ये चार्ट।
समझ में आया? बादल में तेरे इतने बादल हैं, बादल बादल देख के हम खो गए जी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ये समझ में आ रहा होगा। पहले ना दिमाग के 20 से सर ऐसे लकीर निकालें CID वाले की तरह, कुछ नहीं है यार, आसान सा चीज़ है, समझ में आया आपको मेरे ख्याल से। तो अब इस हर चीज़ को पहले मोनेरा को पढ़ेंगे, मोनेरा बाबा के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा मोनेरा टाइप का जीव भी देखेंगे, किसको किसको मोनेरा कहते हैं, क्या वायरस सब यही, जीवाणु सब इसी में शामिल है, साइनोबैक्टीरिया सब जो बोल रहे थे सर इसी में शामिल है, चलो उसको भी देखेंगे, फिर थोड़ा प्रोटिस्टा को भी देखेंगे, फिर फंजाई को देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आज तीनों का तीनों ख़त्म कर सकें। लेकिन वीडियो लंबा होने पे हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन करेंगे बड़े मज़े से। तो इसको मिटाते हैं, आप टेपो जल्दी से स्क्रीनशॉट। कुछ देर की मेहनत के बाद मैंने फिर से आपके लिए कुछ सजा के रखा है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। मोनेरा के बारे में बहुत कुछ मैंने लिख रखा है, जितना आपको जानना चाहिए उतना तो लिख के रखा है। सबसे पहला मैंने बताया था कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, तो चलिए उसी के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। मोनेरा जो होता है ना, ये सबसे प्राचीनतम जीव है, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने से ही है, पृथ्वी के निर्माण के समय से ही ये सब मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, मतलब हम लोगों से ये प्राचीन है। दूसरा है कि ये सरल होता है, मतलब इसमें ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोशिका वगैरह, जैसे हम लोग बहुत ही जटिल हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत सारा तंत्र है, बहुत सारा अंग है, बहुत सारा पार्ट्स है जो कि अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन ये लोग ज़्यादातर कैसे होते हैं, ज़्यादातर ये एक कोशिकीय होते हैं, जिसके कारण से एक कोशिकीय होने के वजह से इनके शरीर में संरचना जो होता है ना, इसका बहुत ही सिंपल होता है। अब बताइए, एक बूंदी का संरचना कठिन है या एक लड्डू का? साफ सीधा बात है, लड्डू में बहुत सारा बूंदी को चिपकाया गया है एडजस्ट करके। बूंदी तो एक बूंदी है बेचारा, बूंदी समझते हैं ना जी, बुनिया है ना। एक बुनिया आसान है कि एक लड्डू? तो स्वाभाविक बात है, एक बुनिया बनाना आसान है, एक सिंगल है ये, इसीलिए ये ना सिंगल एक कोशिकीय जीव है, इसीलिए इसका संरचना बहुत आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। साथ ही ये प्रोकैरियोटिक है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगला, ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं। क्या सर ये परमात्मा है? क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी होते हैं, ऐसा नहीं है। ये मतलब कैसा नहीं सोचोगे कि ये भारत में नहीं पाया जाता होगा, हमारे हाथ पे, अभी पता है आपके हाथ पे लगभग हजारों हजार ये लोग पड़े होंगे मोनेरा जगत के जीव। सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, हम तो देख रहे हैं, कहाँ से दिखेगा? अरे बहुत ही छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, कहाँ से दिखेगा? कहाँ से दिखाऊं मैं एक कोशिकीय जीव? सर्वव्यापी होते हैं मतलब हर जगह पाया जाता है। चलो थोड़ा और जानते हैं। लिखा हुआ ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। खतरनाक बात है, मतलब ना ये एक ग्रुप है, कोई एक जीव का नाम नहीं है मोनेरा, एक पूरे संघ का नाम है मोनेरा। अब इसके अंतर्गत जितना भी जीव होगा उसमें हो सकता है, जैसे आप बताइए, इंसान मांसाहारी एक शाकाहारी है। मन में आ रहा है सर शाकाहारी बोल दें, लेकिन कुछ लोग तो मांसो खाता है, मतलब दो कैटेगरी है, मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है। जो मांस नहीं खाता है वो शाकाहारी कहलाया, साधु बाबा सब। जो मांस खाता है मांसाहारी कहलाया, जैसे फाइटर वगैरह लोग सब, है ना। या हम लोग भी, आप लोग भी खाते ही होंगे। नहीं सर मैं नहीं खाता, मुर्गा को काटा जाता है। चलो बचपन में ना कटा हुआ मुर्गा चुने डरता, काट ना ले कहीं। देखो यहाँ पे तो मोनेरा जो है ना ग्रुप है, इसमें कुछ वैसे मेंबर हैं जो अपना खाना अपने से बना लेते हैं, मतलब वो क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। कुछ वैसे मेंबर हैं जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वो परपोषी हो गए। चलिए देख लेते हैं दोनों मेंबर के बारे में। मैंने जैसा बताया था साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नीलहरी शैवाल, इसका इंग्लिश क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है, या फिर नीलहरी शैवाल हिंदी में कहिए, नीलहरी शैवाल जो होता है, अब इसमें ना क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो ये जो स्वपोषी का एग्जाम्पल हो गया हमारा नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया हो गया। परपोषी में आपका जीवाणु हो गया। जितना भी जीवाणु प्रजाति का लोग है ना, सभी इसी से ताल्लुकात रखता है, मतलब इसी से संबंध रखता है। तो आपको पूछेगा अच्छा बताओ तो एगो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है, कौन परिवार का लोग है? सर मोनेरा। हमें बताया था सर ने, जीवाणु मतलब मोनेरा। इतना भी अभी आपको इतना ध्यान रखना, आगे चलेंगे तो देखा जाएगा जो होना है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोगों ने इसके बारे में, मोनेरा के बारे में जाना। फिर से बता दें, मोनेरा ना बहुत पुराने जमाने का जीव है, शुरू से ही पृथ्वी के निर्माण के समय से ही। जीवाणु सब तो उसी समय, प्रोटोजोआ सब तो उसी समय से है ना, पृथ्वी के निर्माण के समय से, अर्थात ये बहुत प्राचीनतम जीव है। इसका शरीर बहुत ही सरल है क्योंकि ये एक कोशिकीय का बना हुआ है, साथ ही ये प्रोकैरियोटिक है। इसमें कुछ वैसे होते हैं जो अपना भोजन अपने से बना पाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। कुछ वैसे होते हैं जो अपना भोजन अपने से नहीं बना सकते, जिसमें जीवाणु आ गया, या फिर आप माइक्रोप्लाज्म नाम का कोशिका का ग्रुप कह सकते हो। माइक्रोप्लाज्म मैंने बताया था, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा कोशिका। इसमें भी खास करके मैंने एक नाम बताया था, याद है थोड़ा सा, प्लूरोनिमोनिया, याद है। तो ये सब जो होता है ना, ये बहुत ही छोटा कोशिका, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका इसको माना जाता है। ये सारा का सारा जीव जो है इस मोनेरा जगत का जीव है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु का थोड़ा अच्छा नाम है,
कुछ जीवाणु गोल गोल होता है, उसका नाम है कोकाई। कोकाई नाम का एक जीवाणु होता है, पिक्चर साथ में आपको दिखते चला जाएगा। कोकाई नाम का जो जीवाणु होता है ये बहुत ही गोल टाइप का, अंडाकार टाइप का होता है, इसलिए मैंने यहाँ छोटा सा गोला लिख रखा है सिंबल के लिए। अगला आता है बैसिलस। बैसिलस यानी आप लैक्टोबैसिलस को जानते हैं। बैसिलस में लैक्टोबैसिलस जो हमारे दही को, दूध को दही में बदलता है, जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है। वो जो होता है ना, ये इस तरह से डंडाकार होता है ना, एक लाठी की तरह, ऐसा टाइप का, पेंसिल टाइप का। अगला है स्पाइरेला। स्पाइरेला कोमा की तरह दिखाई देता है। ये सब जीवाणुओं का प्रकार, इसलिए मैंने जीवाणु से तीर मार के ये दिखाया है। कोकाई गोलाकार जीवाणु है, स्पाइरेला जो है कोमाकार है, और बैसिलस जो है दंडाकार है। दंडाकार मतलब लाठी ऐसा, इस टाइप का। चलिए, तो हम लोगों ने जान लिया मोनेरा जगत के बारे में बहुत कुछ। तो देखते हैं क्या मोनेरा वाला जो कोशिका होता है उसका कुछ विशेषता भी है क्या। तो आपको पढ़ना, ये सब पढ़ो ही मत, मैंने क्या बताया। मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है। क्या आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका का विशेषता पता नहीं है? सर पता है, बस चेप दो सारा का सारा, कुछ नहीं जानते हैं ना, सारा का सारा वो लिख दो, हो गया। क्योंकि भाई हम यदि यूकैरियोटिक हैं तो मेरा कोशिका भी तो यूकैरियोटिक होगा। मेरा जो गुण होगा मेरे कोशिका का गुण होगा, और कोशिका का गुण यदि यूकैरियोटिक से मिलता है तो यूकैरियोटिक वाला गुण है। एक चीज़ पढ़ लिए, सारा काम खत्म। तो देख लो, मैंने वही सब लिख के रखा कि ये जो कोशिका का इसका विशेषता होगा। पहला कोशिका तो इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? खास करके मैंने बताया था नीलहरी शैवाल है, ये कोशिका भित्ति वाला होता है नीलहरी शैवाल। और खास करके जीवाणुओं में भी कुछ जीवाणु के शरीर के ऊपर ना भित्ति पाया जाता है, जो उसको हमेशा प्रोटेक्शन देते रहता है। पहला ये याद रखें, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब अगला है, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें ना तो सही से केंद्रक दिखता है, ना ही केंद्रिका होता है, ना ही किसी प्रकार का झिल्ली होता है। यानी इन सब चीज़ों का क्या होता है? अभाव होता है। रीजन क्या है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक ग्रुप का कोशिका है। अगला कि इसमें ना डीएनए जैसे अनुवांशिक पदार्थ ना झिल्ली में पैक नहीं होते, ऐसे ही घूम रहे हो। भाई थोड़ा धीरे बजा ले यार, कान हिला दिया, ठीक है ना। तो क्या मैंने बताया कि डीएनए हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, जो हमारे पैतृक लक्षणों को, मतलब हमारा जितना भी गुण है, हमारा आई कलर, हेयर कलर, फेस कलर, या हमारा लंबा होना, छोटा होना, ये सारा का सारा ये जो गुण होता है, हमसे हमारे अगले पीढ़ी में ले जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको डीएनए कहते हैं। और ये जो डीएनए होता है इसमें अनसेफ ऐसे ही घूमते रहता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये जो डीएनए होता है ना, किसी झिल्ली में पैक नहीं होता। जैसे हम लोगों का डीएनए केंद्रक के अंदर पैक रहता है, लेकिन ऐसा इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें बिना झिल्ली के ये जो डीएनए है क्या रहता है? फैला रहता है। अगला, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अब्सेंट रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है। कुछ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, कुछ में प्रेजेंट रहता है, ज़्यादातर में ये सब अनुपस्थित रहता है। अब बताइए, ये सारा का सारा प्रोकैरियोटिक का विशेषता है कि नहीं है? यदि आप ये जान गए तो वो जानते हैं, यदि ये जान गए तो ये जानते हैं, इस बात को हम मानते हैं। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। इसमें ना चलने के लिए ना पैर वगैरह नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बेचारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके शरीर से बहुत सारा पुछड़ी निकला रहता है। पुछड़ी समझते हैं ना जी, गैया का जो होता है पूँछ, बहुत सारा इसका ना शरीर पे ना सीलिया निकला होता है। सीलिया मैंने पहले बता चुका। फ्लैजिला निकला होता है। फ्लैजिला मतलब देखिए, जैसे कि आप स्पर्म को पहचानते होंगे, इस टाइप का होता है हम लोगों का जो जनन कोशिका होता है। इसके पीछे में जो पुछड़ी देख रहे हैं ना, इसी को फ्लैजिला कहा जाता है। या फिर आप युगलिना का नाम सुने होंगे। युगलिना इस टाइप का जीव होता है, इसमें इस टाइप से पूँछ लगा होता है। ये पूँछ ही फ्लैजिला कहलाता है। फ्लैजिला एक ऐसा अंग है जो उसको चलने में मदद करेगा। जैसे मछली देखे हैं ना, मछली में देखिए पूंछ से ऐसे ऐसे करता है, मछली आगे बढ़ता है ना, उसी तरह से इसमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या करता है? इसको ऐसे दबाता है ना, यहाँ पे लिक्विड होता है, चूँकि हमारे बॉडी के अंदर, या फिर कहीं भी ये इंजेक्ट जहाँ पे होगा, जैसे कि जीवाणु है ना, खास करके गीले स्थानों पे ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पे तो नमी तो होगा, वहाँ पे क्या करेगा? इसको धक्का, जैसे दूध में जीवाणु है तो दूध में ऐसे पूंछ से ऐसे धक्का दे के ये आगे बढ़ता है। यानी इसके चलने के लिए फ्लैजिला होता है, छोटे छोटे रोम होते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो इस टाइप से हम लोग इस पूरे मोनेरा जगत को समझ सकते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आया तो एक बार तो लाइक तो ठोको यार, अभी मैं बाद में नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। कर दिया लाइक, वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हो। हाँ, इतना चीज़ हमने समझा। अब चलते हैं, ये जो समझ गया प्रोटिस्टा खट से समझ जाओगे, क्योंकि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, सारा यूकैरियोटिक का विशेषता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। चलो तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने प्रोटिस्टा के पास। तो हम आ गए हैं अगले स्लाइड, यानी प्रोटिस्टा के पास। यही आना था ना, तो चलो प्रोटिस्टा के पास आ गए हैं, इसको भी समझते हैं। सेम टू सेम उससे बस रिलेटेड ही है, देखो आप तुरंत समझ जाओगे। पहला जो प्रोटिस्टा होता है, ये ज़्यादातर गीले स्थान पे, यानी ज़्यादातर ये जलीय जीव होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर पानी वाले जगहों पे ये पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल है कि ये यूकैरियोटिक होगा। थोड़ी देर पहले भी हम लोग देख रहे थे, ये यूकैरियोटिक होगा। और यूकैरियोटिक चूंकि एक कोशिका वाला था ये, है ना, ये एक कोश के जीव था, इसीलिए इसका भी शरीर सरल होगा,
ठीक है, सारा का सारा पढ़ा हुआ चीज़ आएगा। यही तो होता है, एक समझ जाओगे दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे देखो ये जो था हमारा मोनेरा, वो प्रोकैरियोटिक था, एक कोशिकीय था, सरल था। ये यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, सरल है। वो सर्वव्यापी था, ये ज़्यादातर जलीय है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ना इसको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से रखना। आप देखिए अभी तक में हम लोग मोनेरा तो चला गया भाई, वो तो चला गया प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो बचा प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई, इन तीनों के बीच के कड़ी को माना जाता है प्रोटिस्टा। यानी इसमें ना कुछ कुछ सभी से रिलेटेड जीव मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्लांटी, फंजाई एवं एनिमिलिया के बीच की कड़ी मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे बन सकता है कि तीनों के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है, तो प्रोटिस्टा है, ठीक है ना। चलिए बटिस्टा नहीं समझ लेना, वो फाइटर बटिस्टा, ये प्रोटिस्टा है। चलो प्लांटी के बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में अभी जस्ट पढ़ने वाले। चलिए तो इसमें चलने के लिए भी इस विशेष अंग, इसमें भी फ्लैजिला और सीलिया पाया जाता है। अभी समझाएंगे कहाँ पे किसको फ्लैजिला और किसको सीलिया पाया जाता है। फ्लैजिला और सीलिया में पहले समझा। सीलिया मतलब एक ना रेशेदार संरचना, उसके बॉडी से ऐसे ऐसे निकला होगा। मतलब कैसे आप बताऊँ मैं आपको, ये देखो पिक्चर देख रहे हो ना, ये जो बगल वाला पोर्शन है ये सीलिया कहलाता है, ये जो बाल बाल सा दिख रहा है। अब फ्लैजिला तो आप पहले समझ चुके हैं, यूग्लिना में जो पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं। ये स्वपोषी होता है और परपोषी होता है। मतलब इसमें कुछ जीव वैसे हैं जो अपना खाना अपने बनाएगा, कुछ लोग ऐसे वगैरह भाई मृतजीवी होगा या फिर परजीवी होगा। जिसमें देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखो शैवाल है ना, शैवाल ये चूँकि पौधे प्रजाति से संबंध रखता है, लेकिन है प्लांटी में है नहीं, लेकिन हालांकि शैवाल तो प्लांटी में भी आता है ना। तो ये शैवाल जो होता है ये स्वपोषी होता है। यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं थोड़ा सा पतला लाइन निकाल देता हूँ। शैवाल तो हमारा हो जाता है स्वपोषी, बाकी तुम्हारा डाइटम परजीवी में आता है, डाइटम परजीवी में आ गया तुम्हारा। ये जो देखिए एक स्लाइम मोल्ड नाम का एक जीव पाया जाता है, अपघटन का काम करता है, यानी सड़े गले पदार्थों को खाता है। ये मृतजीवी हो गया, ठीक है ना, ये मृतजीवी है। मृतजीवी मतलब जो सड़े गले पदार्थों को खाता है, मैं पहले बता चुका पहले वीडियो में। डाइटम जो है ये तुम्हारा हो जाएगा, डाइटम को हम लोग ले सकते हैं परजीवी में, है ना। परजीवी में डाइटम दूसरे चीज़ों पे बैठ के अपना खाना ग्रहण करता है, हालांकि ये भी मृतजीवी टाइप का ही हुआ। यूग्लिना तुम्हारा हो गया इसी सब में से। शैवाल हो गया जो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, अर्थात स्वपोषी हो गया। ये कुछ प्रोटोजोआ भी है इसमें, जिसको आप लोग पहचानते हैं, अमीबा और पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ खानदान का है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में यदि आपसे पूछे कुल मिला के बताइए प्रोटिस्टा के बारे में। पहला बात तो ये यूकैरियोटिक जीव है, ज़्यादातर ये जलीय जीव होते हैं, मतलब ज़्यादातर जलीय स्थानों पे पाए जाते हैं। तीसरा इनका शरीर बहुत ही सरल होता है, चूँकि ये एक कोशिकीय हैं। चौथा ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी का एग्जाम्पल शैवाल हो गया, परपोषी का एग्जाम्पल आप अमीबा दे दीजिए, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये स्लाइम मोल्ड है, या फिर आप डाइटम का नाम ले सकते हैं, आप यूग्लिना का नाम ले सकते हैं। ये सब तुम्हारा परजीवी में हो जाता है। फिर अगला लाइन क्या लिखिएगा कि ये जो होता है ना प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया के बीच का कड़ी माना जाता है। इतना बात आप लिख दीजिए, काम चल जाएगा। अब आगे थोड़ा सा दिखाते हैं। आपने पैरामीशियम को तो जरूर ही देखा होगा, इस टाइप का होता है, चप्पल शेप का। इसके बॉडी के ऐसे ऐसे देखिए, बॉडी पे निकला होता है बाल टाइप का। इस बाल को कहा जाता है सीलिया। इसी के वजह से आपने एक जीव को देखा है बचपन में, गांव में यदि रहते होंगे, इतना सा लंबा सा होता है, उसको छूते ही गोल सा सिक्का बन जाता है, वो है ना, क्या कहते हैं आप लोग अपने गांव में, उसको कमेंट करके बताना जरा सा, ठीक है ना। उसमें देखिए पैर पाया जाता है बहुत सारा। सीलिया भी उसी टाइप से होता है, लेकिन एक कुछ के जीव के लिए होता है सीलिया, ठीक है। सीलिया ये पतला पतला सा पैर पाया जाता है ना, इसी पैर को सीलिया कहता है। इसी की मदद से बेचारा मोशन कर पाता है, गति कर पाता है, ठीक है ना। इसीलिए प्रचलन अंग पूछा जाएगा ना, पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है, वो सीलिया होता है। पैरामीशियम यहाँ पे केंद्र होता है, बाकी सारा भी इसमें माल मटेरियल भरा होता है, समझ ही रहे हो आप लोग, ठीक है ना। प्रोटिस्टा के यहाँ पे मैंने किसके बारे में बता दिया, पैरामीशियम के बारे में बता दिया। आप देखिए अमीबा के बारे में, जैसा हाथ घुमा दीजिए बेचारा अमीबा बन के तैयार हो। सर इसमें अमीबा होता है, तो ऐसा नहीं है, आप बहुत सारा डिजाइन घुमा घुमा के भी अमीबा बना सकते हैं। ये भी अमीबा है, तो अमीबा को तो आप पहचान ही रहे हैं। अमीबा चलने के लिए अपने कूटपाद का इस्तेमाल करता है, कूटपाद का इस्तेमाल करता है। कूटपाद मतलब इसका ना, कूटपाद का इस्तेमाल करता है ये लोग चलने के लिए। ये जो होता है इसका कूटपाद कहलाता है। इसी से भोजन को पकड़ के खाता है, इसीलिए ये भोजन को पकड़ के खाता है, तो ये हमारा परपोषी में चला जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों किस कैटेगरी का है, प्रोटोजोआ कैटेगरी का है, ठीक है। इतना बात आपको जानना था किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। क्या समझ में आया प्रोटिस्टा आपको? सर एक बार और हो जाता तो मज़ा आ जाता। फिर इस बार मैं सिर्फ डेफिनेशन बोलूँगा, बीच में कुछ नहीं समझाऊँगा। प्रोटिस्टा जो होता है यूकैरियोटिक जीव है, यह ज़्यादातर जलीय जीव होते हैं। ये एक कोशिकीय है, इसीलिए इनका संरचना बहुत ही सरल होता है। इसमें कुछ स्वपोषी कुछ परपोषी भी होते हैं। इनमें चलने के लिए फ्लैजिला और यूग्लिना में चलने के लिए फ्लैजिला
और पैरामीशियम में चलने के लिए सीलिया जैसे अंग पाए जाते हैं। इतना बात आपको लिख देना है, नोट दे के लिख देना है कि ये जो हमारा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया के बीच का कड़ी माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल देना चाहें तो डाइटम का एग्जाम्पल दीजिए, आप शैवाल का एग्जाम्पल दीजिए, अमीबा, पैरामीशियम का एग्जाम्पल दीजिए, काम खत्म। अब बोला जाएगा कि प्रोटिस्टा वाले कोशिका का हमको दीजिए विशेषता बताइए, यूकैरियोटिक का सारा विशेषता बता देना, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोटिस्टा भी खत्म। चलिए लगे हाथ फंजाई को भी खींचते हैं और ये तीनों का तीनों पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो एक अगले वीडियो में पूरा प्लांटी और अगले वीडियो में जंतु से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए इसको मिटाएं, जल्दीबाजी में है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अपने दो प्यारे प्यारे से जगत को ख़त्म करने के पास अपने तीसरे प्यारे से जगत यानी फंजाई जगत के पास आते हैं। चूँकि ये प्यारा होता नहीं, ये कुछ नालायक होता है। चलो इसको भी पढ़ना है तो पढ़ ही लेते हैं। फंजाई जो होता है ना, पहली बात तो ये बहुकोष्कीय था, वैसा बहुकोष्कीय था जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा था। मतलब ये लोग कमकोढ़ी है, अपना कमाएगा खाएगा नहीं, दूसरे से पेट भरेगा। अर्थात ये पूर्णतः कैसा होता है, परपोषी होता है। पहला बात तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये बहुकोष्कीय है, हम लोग शुरू में ही देख लिया था कि ये बहुकोष्कीय है। अब ये बहुकोष्कीय है, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं संरचना होता है थोड़ा जटिल होता है। कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसका आकार जो होता है कुछ सूक्ष्म होता है, कुछ बहुत ही बड़ा होता है। अभी समझाते हैं कैसे कैसे होता है। इसमें जो कोशिका भित्ति पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। लेकिन कोशिका भित्ति पाए जाने के बावजूद ये लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है कि इसमें ना क्लोरोफिल का अभाव होता है, ठीक है ना। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन ये अपने से नहीं बना पाता है। अब इसका जो कोशिका भित्ति होता है ना, खास प्रकार का शर्करा जिसको हम लोग काइटिन कहते हैं, उसका बना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काइटिन निम्नलिखित में से किसका भित्ति है। तो ये जो फंजाई का भित्ति होता है वो काइटिन कहलाता है। काइटिन किसका बना होता है, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये जो होता है स्वपोषी नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, इसमें क्लोरोफिल है नहीं। क्लोरोफिल है नहीं तो प्रकाश संश्लेषण बेचारा कर नहीं पाएगा। इसीलिए ये अपना जो भोजन ग्रहण करता है ये दूसरे माध्यम से करता है। दूसरा माध्यम क्या होता है, या तो परजीवी होगा या मृतजीवी होगा या सहजीवी होगा। सहजीवी मतलब कुछ भी खा जाने वाला, मृतजीवी मतलब सड़े गले पदार्थों को खाने वाला, परजीवी मतलब जो दूसरे के शरीर पर रह के खाता है। एग्जाम्पल देते हैं, परजीवी में आप लोग इसमें से क्या कहते हैं, यीस्ट को रख सकते हैं परजीवी में। हालांकि यीस्ट मृतजीवी भी हो सकता है, ठीक है ना। अगला मशरूम हमारा हो गया मृतजीवी में। मशरूम देखिएगा, मशरूम किसको, गोबर छत्ता समझते हैं ना जी, उसी को मशरूम कहा जाता है। सड़े गले पदार्थों पे निकलता है, उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना। इसका आकार जो होता है कभी छोटा होता है, कभी बहुत बड़ा होता है। छोटा में आप ईस्ट का एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ा के लिए आप मशरूम को देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये सर्वव्यापी होता है, मतलब कहीं भी ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि आप यदि अपने चावल को छोड़ देते हैं ना, चावल में ईस्ट हो जाएगा। रोटी को छोड़ दीजिए, रोटी में फफूंदी हो जाता है ना, फफूंदी भी तो इसी का एग्जाम्पल है, कवक ही है वो, ठीक है ना। कुछ वैसे कवक होते हैं जो हमारे लिए ना बीमारी का कारण बन जाते हैं। वैसे कवक का नाम होता है, मतलब वैसे कवक से संबंधित रोग है, चर्म रोग होता है, वो कवक से संबंधित रोग है। ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है आपके लिए। एक रिंगवॉर्म नाम का रोग होता है, ये भी कवक से संबंधित रोग ही है। मतलब इन दोनों रोग का कारण कवक होता है, इसीलिए हमारे लिए खतरनाक भी है, ठीक है ना। इसमें आपको एक नोट वाली बात याद रखना है कि ये अपना जो, जैसे कि हम लोग अपना भोजन खाते हैं ग्लूकोज के रूप में जमा करते हैं, पेड़ पौधा अपना भोजन खाता है शर्करा के रूप में जमा रखता है। उसी तरह ये लोग कवक लोग जो अपना भोजन का संचय यानी जमा जो करता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा करता है, ठीक है ना। ग्लूकोज का कोई फॉर्मेट होता होगा ग्लाइकोजेन, ठीक है ना, इस रूप में ये जमा करता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है, बाकी ये सब सब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है। आपको पूछा जाएगा फंजाई जगत के बारे में बताइए। आप देखिए, मेरे पे बस ध्यान रखिए, मेरे बातों छोड़ दीजिए पीछे क्या लिखा है। फंजाई जगत जो होता है बहुकोशिकीय है, पहला बात। यूकैरियोटिक है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। अर्थात ये स्वपोषी नहीं होते, परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं, परपोषी प्रकार का ये भोजन भी करते हैं। कुछ मृतजीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। मृतजीवी का एग्जाम्पल हमारा मशरूम हो जाएगा और परजीवी का एग्जाम्पल हम लोग ईस्ट को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ना ये लोग जब जहाँ पर भी बनता है ना, जैसे देखिए ये जो मशरूम वाला सिस्टम आप लोग देखते होंगे, मशरूम इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से होता है। इसका यहाँ पे ना बहुत भयंकर सा जाल बना होता है नीचे में। और दूसरा आप रोटी सब पे जो देखते हैं वो जो फंगस आ जाता है वो इस टाइप का आप देखते होंगे। ना तो जड़ होता है, ना पत्ती होता है, ना तना होता है, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, एक से दूसरे जो कनेक्टेड है जाल को, इसको कवक जाल कहा जाता है। तो कवक जाल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा फंजाई जगत के बारे में। आपका एक काम है, आप बताओ तीनों जगत में से सबसे आपको बढ़िया जगत कौन सा लगा। मोनेरा वाला सर वो सबसे पुराना था,
पुराना है, ओल्ड इज़ गोल्ड, है ना। चलो उसके बाद वाला यहाँ आया। चलिए आपको ये सब नहीं बताना, मैंने बीच में 2 क्वेश्चन पूछा था, आप उसका आंसर बता दो, ठीक है ना। इतना हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी हम लोग एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, उम्मीद रखिए, हाँ कर ही लेंगे, प्लांटी एक ही दिन में कंप्लीट होगा। बचेगा एनिमिलिया। एनिमिलिया बहुत लंबा पार्ट है तो उसको 1-2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आप यदि नए हैं चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब वाला बटन पे मारो मुक्का दब जाना चाहिए, बगल में घंटा भी है उसको भी दबा लो, ठीक है। और कमेंट करके आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर, साथ ही आपको ये बताना है क्या ये चीज़ समझ में आया आपको। प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं यार, आपके लिए मैं इतना देर से खड़ा हूँ, इतना बकबक किए जा रहा हूँ, इतना तो करो यार। पेमेंट देने नहीं कह रहा हूँ, हालांकि देने का तो आपका मन है। चलिए फंजाई जगत के बारे में हो गया हमारा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।